हेलो सिविल इंजीनियर, कैसे हो? जैसे कि हमने कल टोटल आर्टिकल देखे हुए थे कि आर्टिकल का रोल क्या होता है प्रोजेक्ट में, या कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल्स, उसमें 1 to 28 आर्टिकल है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो तो मैं आर्टिकल एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, तो उसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या था? हमने कल देखा था चेंज ऑफ स्कोप। मतलब प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस करवाने होंगे तो उसको हमें आर्टिकल नंबर 13 के अकॉर्डिंग ही करने हैं। मतलब प्रोजेक्ट की चेंज ऑफ स्कोप का भी एक क्राइटेरिया है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। उसको हम कितना परसेंट कर सकते हैं, कितने अमाउंट तक कर सकते हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें से कितना करोड़ का हमारा चेंज ऑफ स्कोप हो सकता है, और किस किस केस में वो हो सकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी लगा चलो यहाँ पे सीओएस कर दो, वहां पे सीओएस कर दो। इस केस में वो कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग करने के चक्कर में रहता है, लेकिन उसके एक नॉर्म्स है। तो वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, किस केस में अप्लाई से अप्लाई कर सकता है, उस पे अथॉरिटी का क्या वॉच होना चाहिए, ये से सब चीजें टर्म एंड कंडीशन आर्टिकल नंबर 13 में चेंज ऑफ स्कोप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो हम एक एक अभी एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल नंबर 13 सीओएस, दैट्स कॉल्ड चेंज ऑफ स्कोप। चलो यहाँ पे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हमने कल देखा हुआ था। चलो, आर्टिकल नंबर 13 हमने देखा था, चेंज ऑफ स्कोप है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिस्ट भी देखा था कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल में कौन से है। तो उसमें आप देख सकते हैं, एक नंबर में था हमारा डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन, सेकंड में स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, थर्ड में था ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, फोर्थ में था ऑब्लिगेशन ऑफ द अथॉरिटी, फिफ्थ में था प्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। एक मिनट में कर्सर ले लेता हूँ तो आपको पता चलेगा पॉइंटर। ठीक है, तो फिफ्थ में था हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी, सिक्स में था डिस्क्लेमर, सेवन में था परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, एट में था राइट ऑफ वे, नाइन में था यूटिलिटीज एंट्री, टेन में था डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे, इलेवन में था क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, और ट्वेल्व में था हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और थर्ड नंबर जो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, 13 नंबर, सॉरी थर्टीन नंबर, चेंज ऑफ स्कोप। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो चलो हम इसको देख लेते हैं अभी। आगे का आपको पता ही है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। 14 नंबर, 14 नंबर्स में अपना था मेंटेनेंस। ये सब आपको लिस्ट पता हुआ है। एक बार फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा था यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13, चेंज ऑफ स्कोप। इसमें इसमें क्लॉज दे रहते हैं, चेंज ऑफ स्कोप क्लॉज नंबर 13.1। तो 13.1 में क्या कहता है? Authority may requires to contractor make modification and alteration to the work change of scope within a period of 6 months counted from the appointed date। ये हमें दिया हुआ है क्लॉज नंबर 13.1.1। ये क्लॉज हमें याद होनी चाहिए। कोई भी अगर अथॉरिटी वाला या कोई भी हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट हमें पूछता है कि आपने किस अकॉर्डिंग इसको चेंजेस किए, तो क्लॉज हमें याद होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 13.1.1, आर्टिकल नंबर 13, चेंज ऑफ स्कोप। तो सबसे पहले यहाँ पे इतना बड़े अक्षर में इंग्लिश तो लिख दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब अथॉरिटी कुछ विशेष परिस्थितियों में, मतलब कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, उसको मॉडिफिकेशन करवाना है या अल्ट्रेशन करना है, कुछ भी करना है, तो उसको मतलब पहले 6 महीने में उसको करना है। लेकिन कहाँ से? जिस दिन प्रोजेक्ट अपॉइंट होता है, प्रोजेक्ट अपॉइंट होने के बाद 6 महीने के अंदर उसको पूरा प्रोजेक्ट का स्टडी करना है। पूरे प्रोजेक्ट में उसको कहाँ कहाँ पे लगता है चेंज ऑफ स्कोप हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब चेंज ऑफ स्कोप के दो कंडीशन है, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक तो निगेटिव भी हो सकता है। दोनों केस हमें लागू हो सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं।
चेंज ऑफ स्कोप हमारा एक तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो उस केस में हमें उसको, मतलब दोनों केस होता है कि तो पॉजिटिव होगा मतलब कोई स्ट्रक्चर बनाना है या स्ट्रक्चर को निग्लेक्ट भी करना है, तो उस केस में भी हमें उसको बताना है कि 6 महीने के अंदर बताना है कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हमें अथॉरिटी को सजेस्ट करना है या अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर को सजेस्ट कर सकता है। और जब अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर को सजेस्ट करा उसका केस अलग है, जब कॉन्ट्रैक्टर अथॉरिटी को सजेस्ट करेगा उसका केस अलग है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्कोप एंड कंडीशन दिया हुआ है क्लॉज नंबर 13.1.2 में, ठीक है। तो एप्लीकेबल चेंजेस क्या है? चेंज ऑफ स्कोप अप्लाइज टू माइनर स्ट्रक्चर, मतलब हम माइनर छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं, बट मेजर ब्रिज, आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर और इलेवेटेड रोड ओवर 50 मीटर, इसमें हम सीओएस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सीओएस करने जाएंगे तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम हमें 5% करना, 5% चेंज ऑफ स्कोप करना होता है, वो हम आगे आएगा स्कोप उसका भी बताऊंगा। इसीलिए मेजर कोई भी इशू नहीं हो, मेजर मतलब किसी भी मेजर स्ट्रक्चर या मेजर पार्ट में हमारा सीओएस नहीं होगा, ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मेजर कोई होता है तो उसका डीपीआर फिर फेल हो जाता है, मतलब जिस भी कंपनी ने इसका डीपीआर बनाया होगा तो उस केस में वो डीपीआर बनाने में फेल रही है, ठीक है। फिर उसका टाइमलाइन भी रहता है, मतलब टाइमलाइन का क्या है, आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, 6 मंथ के पहले उसको बताना है फ्रॉम अपॉइंटेड डेट, या जब उसको कंप्लीट भी करना है कब, 50% ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होने से पहले। ये दो क्लॉज इसमें दिए हुए हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंड क्लेम, नो क्लेम अलाउड। अब देखो, अगर हम सीओएस करने गए, हमारा प्रोजेक्ट पहले खत्म हो गया, इस पे पहले पढ़ लेते हैं। द चेंज ऑफ स्कोप मस्ट नॉट रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब ईओटी नहीं मिल सकता, और प्रोलंगेशन रिलेटेड क्लेम अगेंस्ट द अथॉरिटी। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमारा 2000 दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा सीओएस 2026 में जा रहा है, तो उस केस में हम प्रोजेक्ट का ईओटी नहीं मांग सकते, उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। जो भी हम सीओएस लेंगे उसका टाइम फ्रेम अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लेम अलाउड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ईओटी का केस नहीं ले सकते, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ आया? ये था हमारा क्लॉज नंबर 13.1 और 13.1.2। मतलब इसको एक सीधे सीधे अक्षरों में समझ लो आप, कि बड़ा बड़ा पुलिया हो तो उस केस में, जैसे कि मेजर स्ट्रक्चर हो गए, जैसे कि आरओबी हो गया, रेलवे का ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर हो गए, या 50 मीटर से ऊपर कोई भी इलेवेटेड रोड हो गया, उस केस में हम सीओएस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारा क्लॉज नंबर 13.1.3, डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ स्कोप। तो चेंज ऑफ स्कोप की स्पेसिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ वर्क, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनी मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन जब करना रहता है तो। सेकेंड था हमारा ओमिशन ऑफ वर्क, नॉट अलाउड इन द इंटेंशन टू एग्जीक्यूट बाय एनी अदर कॉन्ट्रैक्टर। और थर्ड था हमारा एडिशनल वर्क, इंक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, मटेरियल, प्लान, टेस्ट और सर्विसेज नॉट ओरिजिनली स्पेसिफाइड। जैसे कि हमने पहला देखा था, चेंज ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब किसी भी कार्य में स्पेसिफिकेशन या कुछ भी चेंजेस करना रहेगा तो वो हमारा इसमें आ सकता है, डेफिनेशन उसका सीधा सीधा ये बात है। या मतलब किसी भी स्ट्रक्चर, ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या, हटाना है, मतलब एक तो पॉजिटिव केस हो गया, एक तो निगेटिव केस हो गया। अब ओमिशन ऑफ वर्क, किसी भी केस को हमें प्रोजेक्ट से हटाना है तो वो केस भी हमारा सीओएस में आएगा, और उसका जो भी कॉस्ट होगा वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एडिशनल वर्क कुछ भी, मतलब एडिशनल वर्क कुछ भी लेना रहेगा, मटेरियल, प्लांट, मशीनरी, जो शेड्यूल में नहीं दिया हुआ है लेकिन उसकी जरूरत है, तो उस केस में भी हम सीओएस कर सकते हैं, सीधे सीधी यही इसका कहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, नॉन चेंज ऑफ स्कोप कंडीशन, उसकी क्या क्या कंडीशन है? वेरिएशन इन स्पैन, स्क्यू एंगल, लेंथ एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट क्वालिफाई एज अ चेंज ऑफ स्कोप। मतलब, और नेक्स्ट भी, मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर एज पर शेड्यूल भी मस्ट बी मेंटेन। अब देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, मतलब कंडीशन है सीओएस की। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में स्क्यू दिया रहता है 25 डिग्री, 18 डिग्री, 17 डिग्री, तो उस केस में स्पैन का लेंथ बढ़ जाता है। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है, अरे मतलब वो एक तो लेंथ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगा या लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में बढ़ेगा। स्क्यू एंगल का मीनिंग ही वही होता है कि वो एक डायरेक्शन में बढ़ा होगा, मतलब वो क्रॉस में होगा।
लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है, अरे मेरा स्ट्रक्चर का लेंथ बढ़ गया, फिर इसको मुझे सीओएस करके दो, ये करके दो। इसलिए स्पेशली ये कंडीशन यहाँ पे डाला हुआ है। या कोई भी स्पैन अगर 20-30 मीटर से आगे पीछे होता है, इसीलिए यहाँ पे क्लॉज दिया हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर का लेंथ जो शेड्यूल बी में दिया हुआ है उससे कम नहीं होगा। जितना दिया है उतना मिनिमम तो रखना ही है। अकॉर्डिंग टू डिजाइन फिर आपको चेंजेस होगा तो चलेगा, लेकिन वो लेंथ आपके सीओएस में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा तो हम आगे चलते हैं। लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल तो। जो आपने शेड्यूल बी देखा होगा, उसमें आपको सब लोगों को पता ही होगा अभी फिलहाल कि शेड्यूल बी के नीचे एक नोट दिया रहता है कि वेरिएशन इन स्पैन, स्क्यू, एंगल, लेंथ एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नॉट क्वालिफाई एज ए सीओएस। जो फर्स्ट लाइन है हमारा, वो दिया रहता है, ये देखिए, ये लाइन हर एक शेड्यूल में ये दिया रहता है, और इसको स्पेशली नोट करके नीचे फुटर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ तक अगर समझ आया होगा तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर हमारा क्या है, प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ स्कोप, क्लॉज नंबर 13.1.1 एंड क्लॉज नंबर 13.2.2। मैंने आपको अभी बताया था, ऑथोरिटी डिटर्मिनेशन एंड इश्यू ऑफ चेंज ऑफ स्कोप नोटिस। कोई भी चेंज ऑफ स्कोप करने से पहले अथॉरिटी अगर सजेस्ट करता है तो उस केस में अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्टर को चेंज ऑफ स्कोप नोटिस जारी करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले काम रहेगा उसको नोटिस देना है, उसको बताना है कि यहाँ पे चेंज ऑफ स्कोप होने वाला है। मतलब जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्टर ने अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दे दिया, उसके बाद सेकेंड, कॉन्ट्रैक्टर सबमिशन ऑफ डिटेल प्रपोजल विद इन 15 डेज। अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दे दिया, चेंज ऑफ स्कोप नोटिस जब उसने दे दिया, तब उस केस में कॉन्ट्रैक्टर ने अथॉरिटी को विद इन 15 डेज जो भी चेंज ऑफ स्कोप करवाना है उसका डिटेल रेट एनालिसिस और उसका कितना लागत लगने वाला है, मतलब उसका कॉस्ट एनालिसिस सबमिट करना है अथॉरिटी को। फिर उस पे वो स्टडी करेगा आगे। ठीक है, और सेकेंड केस जैसे मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्टर भी सीओएस कर सकता है। ये तो ये 15 डेज का क्लॉज था ऑथोरिटी के केस में, क्योंकि ऑथोरिटी उसको नोटिस दे रहा है कि हमें सीओएस करवाना है। तो उस केस में उसने फिर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने विद इन 15 डेज के अंदर अथॉरिटी को सबमिट किया। ठीक है, लेकिन अगर ये केस कॉन्ट्रैक्टर को पता चला कि नहीं, इस जगह पे मेरे को वीओपी बनाना चाहिए, वीओपी में बनाऊंगा तो यहाँ से मेरा ट्रैफिक स्मूथली पास हो जाएगा, या फिर कोई विलेज रोड आ गया या फिर क्रॉसिंग आ गई, तो उस केस में ट्रैफिक का इश्यू हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर भी अथॉरिटी को सजेस्ट कर सकता है। लेकिन जब अपॉइंटेड डेट होगा उसके 19 डेज के अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ओन डिटर्मिनेशन विद इन 19 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। लेकिन उसका जो भी रेट एनालिसिस का खर्चा आएगा, जो भी उसको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना है, वो खुद कॉन्ट्रैक्टर को बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसका है कॉन्ट्रैक्टर प्रपोजल रिक्वायरमेंट्स, जो दिया हुआ है हमारा क्लॉज नंबर 13.2.3 में। ठीक है, impact on project schedule, completion schedule if changes occur during the construction period, or options for implementation, cost implication with item wise breakdown, second proposed design for the change of scope, थर्ड था हमारा मॉडिफिकेशन इफ एनी, मतलब जो भी करेंगे टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन शेड्यूल। मतलब इसका एकदम सीधा सीधा मैंने आपको बताया, अगर सीओएस करना है तो उसको फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कॉस्ट इम्प्लीकेशन, मतलब जो रेट एनालिसिस बनाना है उसको आइटम वाइज बनाना है ब्रेक डाउन करके, कि वो अथॉरिटी को समझ में आए कि इतना कॉस्ट एक्स का मतलब 100 करोड़ दिया है, तो 100 करोड़ का कॉस्ट इसने कैसे कैसे उसको स्प्लिट किया हुआ है, उसको डिटेल में रेट एनालिसिस करके सबको सबमिट करना है। और प्रपोज डिजाइन, उसका डिजाइनर से डिजाइन भी बनवाना है कि वहां पे डिजाइन में पाइल आने वाला है, मतलब कोई ब्रिज रहेगा, ब्रिज ओपन फाउंडेशन हो सकता है या पाइलिंग हो सकता है या और कुछ हो सकता है चेंजेस, तो उस केस में उसको डिजाइन भी देना है। और उसका इम्पैक्ट हमारे जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल है उस पर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका डिटेल में उसको मॉडिफिकेशन जो भी रहेगा उसको सबमिट करना है। मतलब
कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन होने से जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन शेड्यूल है, टाइमलाइन का, उसके 50% वर्क होने से पहले हमारा सीओएस हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मतलब ये मैंने कीवर्ड लिए हुए हैं सब, जो जो इम्पोर्टेंट है वही लिया हुआ है। आप अगर आर्टिकल देखेंगे तो उसको उसमें आपको पढ़ने जाएंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट रहती है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चाहे तो आप मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं आपको आर्टिकल नंबर 13 सीओएस भी दे दूंगा। फिर कॉस्ट एंड टाइम डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल क्लॉज 13.2.4। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट एंड डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल, ये हमें दिया हुआ है क्लॉज नंबर 13.2.4। शेड्यूल ऑपरेट्स एसओआर, जैसे कि हर एक स्टेट का एक शेड्यूल रहता है, उसको हम एसओआर बोलते हैं, कि एसएसआर भी बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी का हो गया, एमपी पीडब्ल्यूडी का हो गया, फिर सेंट्रल का भी रहता है सीपीडब्ल्यूडी हो गया, वहां से लेते हैं। या फिर मोर का स्टैंडर्ड बुक रहता है, यहाँ पे भी देखे क्या है। इफ आइटम्स इज इंक्लूडेड यूज रेट अंडर क्लॉज नंबर 13.6। इसी आर्टिकल नंबर 13 चेंज ऑफ स्कोप के क्लॉज नंबर 13.6 में कुछ जो आइटम है उसको लिस्ट किया हुआ है क्लॉज नंबर 13.6 में। इसके अलावा अगर कोई आइटम होता है तो उसको हमें देखना है फिर। इफ नॉट इंक्लूडेड इन एस और यूज द कंसर्न स्टेट पीडब्ल्यूडीएसआर। क्लॉज नंबर 13.6 में नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें जाना है पीडब्ल्यूडी एसएसआर में। और उसमें भी नहीं दिया हुआ है तो फिर मॉर्क का एसडीबी आता है, स्टैंडर्ड डेटा बुक। उसको डिराइव करके हमें वहां से कॉस्ट लेना है। उसको करंट आइटम रेट वहां पे मार्केट में जो चल रहा है या फिर एसएसआर में दिया हुआ है उसको फिल करके मॉर्क का जो एसडीबी बुक है 2009 में इसका रिवीजन हुआ है 19 में, तो वहां से हम ले सकते हैं। और उसमें भी अगर आइटम नहीं है तो फिर आपको मार्केट का रेट एनालिसिस करना है। ऑथोरिटी इंजीनियर विल डिटरमाइन द मार्केट रेट और नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स एंड अप्लाई डब्ल्यूपीआई फॉर रेट एडजस्टमेंट। ठीक है, मतलब चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत कोई भी नए कार्य को पूरा करने का समय अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा तय किया गया जाएगा, जो गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है उसके लिए। ठीक है, डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सबको पता होगा। फिर डिस्क्रिपेंसी क्लॉज, ये भी दिया हुआ है। अब इसमें दोनों ने अपना अपना शीट बना लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने भी बना लिया, अथॉरिटी ने बना लिया। इफ कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड कॉन्ट्रैक्टर इज ग्रेटर देन 10%, द अथॉरिटी कॉस्ट विल बी फाइनल एंड बिडिंग। मतलब दोनों इस केस में एग्री नहीं हुए कि रेट एनालिसिस करना है, कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट कुछ अलग आ रहा है और अथॉरिटी का कॉस्ट कुछ अलग आ रहा है, लेकिन दोनों के कॉस्ट के बीच में 10% का डिफरेंस है। एक का कॉस्ट आ रहा है 100 करोड़, एक का कॉस्ट आ रहा है 111 करोड़, मतलब 10% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट आ रहा है। तो उस केस में अथॉरिटी उसको ओपन टेंडर करके अनाउंस कर सकता है, फिर उसको फाइनल बिडिंग के लिए जा सकता है। ठीक है, उसका डिजाइन चार्जेस कितना रहेगा, 1% फॉर द न्यू वर्क, और नेट कॉस्ट कंसिडरेशन फॉर ओमिटेड और चेंज वर्क एज पर सीओएस प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या है, कंप्लीशन टाइम बेस्ड ऑन गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। मुझे लगता है कि यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं फिर आपको उसको डिटेल में एग्जांपल देके उसको बताऊंगा। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हम आर्टिकल नंबर क्लॉज 13 के क्लॉज नंबर 13.2.4 तक आ चुके हैं। ठीक है, हम 13 पॉइंट आर्टिकल नंबर 13.2 अभी कवर कर लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट में आर्टिकल नंबर 13.3 पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तभी ये मेरे हिसाब से लास्ट होगा। हाँ ठीक है, ये पेज इसको हम कवर कर लेते हैं, फिर हम पार्ट 2 पे फिर कोशिश करेंगे। ऑथोरिटी अप्रूवल एंड चेंज ऑफ स्कोप ऑर्डर, क्लॉज नंबर 13.2.5। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है अभी, ऑथोरिटी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल विद इन 15 डेज ऑफ सबमिशन। मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने, सॉरी, अथॉरिटी ने उसको ये दिया, सॉरी,
ओके, ऑथोरिटी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल विद इन 15 days, मतलब 15 दिन के बाद वो जो नोटिस दिया हुआ है उसका वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑथोरिटी इशू अ चेंज ऑफ स्कोप ऑर्डर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अथॉरिटी ने पहले कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस देना है, मतलब ऑर्डर देना है, तभी कॉन्ट्रैक्टर उसको आगे जाएगा। ठीक है। और नो चेंज ऑफ स्कोप टू बी अंडरटेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर विदाउट एक्सप्रेस कंसर्न एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसीज, वर्बल अप्रूवल रिक्वायर्ड कंफर्म इन द राइटिंग विद इन 3 days, मतलब कॉन्ट्रैक्टर कोई भी सीओएस अथॉरिटी के परमिशन के बिना नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी केस आ सकता है कि अगर किसी केस में इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, मतलब वहां पे रिटर्न में अगर कुछ अप्रूवल मांगा जाएगा तो उसको फिर 8 दिन लग सकते हैं, फिर 10 दिन भी लग सकते हैं। तो उस केस में अथॉरिटी वर्बली बोल देगा कि चलो कोई ब्रिज है, बारिश के कारण इसको कुछ डैमेज हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, वहां से ट्रैफिक स्मूथली हैंड मूव करना है हमें, कोई इंसिडेंट ना हो। तो उस केस में अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकता है कि आप इसको अभी इमरजेंसी, इसको आप कर लो, मैं विद इन 3 days के अंदर आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। इसको क्लॉज में आर्टिकल नंबर 13.2.5 में दिया हुआ है, वर्बली अलाउड है, लेकिन विद इन 3 days उसको सबमिट करना है कि मैंने ये सीओएस करने के लिए बोला था। ठीक है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीमेंट प्रोविजन क्लॉज नंबर 13.2.6, अब ये वर्क एंड टेस्ट अप्लाई मुटाटिस एंड मुटांडिस टू चेंज ऑफ स्कोप इंश्योरिंग कंप्लायंसेस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है। मतलब इसका सीधा सीधा यही बात है, जो भी काम होगा उस पे वर्क एंड क्वालिटी एंड टेस्ट होना जरूरी है, मतलब बंधन कारक है। जो भी जो मेन काम चल रहा है प्रोजेक्ट का या एक्सप्रेसवे का, उस पे जो टेस्ट होने वाली है वही सेम टेस्ट सीओएस की केस में भी करना है कॉन्ट्रैक्टर को, और उसको अथॉरिटी से पास करवाना है। मतलब कोई मेन 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 ये सीओएस किया हुआ काम है अभी, और पहले प्रोजेक्ट का कुछ भी काम चल रहा है, तो वहां पे जो भी टेस्ट कर रहे हैं सेम केस हमें सीओएस के केस में भी करना है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है। यहाँ पे इसको बाउंड मतलब एक लिमिट लगा दिया है, ऐसा नहीं ये सीओएस का काम है उसको नहीं देखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसको करना ही है। तो यहाँ पे अभी हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि पार्ट 2 हम करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर से दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम आर्टिकल नंबर 13 चेंज ऑफ स्कोप क्लॉज नंबर 13.2.6 तक हमने इसको कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 13.3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इसका डाउट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा डाउट भी क्लियर कर लूंगा, फिर उससे आगे मैं कंटिन्यू कर लूंगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।